नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस मुलाकात में भारत और रूस के रिश्तों को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा हुई। पुतिन से मिलने से कुछ घंटे पहले ही जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ लंबी बातचीत की थी। इस बातचीत का ज्यादातर ध्यान दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्तों को बढ़ाने पर था। जयशंकर ने संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि हम मानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच भारत रूस के रिश्ते सबसे स्थिर और मजबूत रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि भारत रूस से तेल खरीदने वाला सबसे बड़ा देश नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि वो इस बात से हैरान हैं कि वास्तव में अमेरिका से नई दिल्ली की तेल खरीद बढ़ गई है। जयशंकर की ये प्रतिक्रिया तब आई है जब ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे हैं कि वो रूस से तेल खरीदना बंद करें। रूस की राजधानी मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान जयशंकर ने कहा, हम रूस से तेल खरीदने वाले सबसे बड़े ग्राहक नहीं हैं, ये तो चीन है। जयशंकर ने आगे कहा, अमेरिकी सरकार ने पिछले कई सालों से खुद कहा है कि हमें दुनिया के ऊर्जा बाजार यानी एनर्जी मार्केट को स्थिर बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाने चाहिए, जिसमें रूस से तेल खरीदना भी शामिल है। वैसे हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं और ये खरीदारी अब और बढ़ गई है। तो सच कहूं, हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि इस तर्क में आखिर समस्या कहां है जिसका आपने जिक्र किया। भारत में चीन के राजदूत शू फेईहोंग ने अमेरिका के उस फैसले का कड़ा विरोध किया है जिसमें अमेरिका ने भारत से आने वाले सामान पर भारी टैरिफ लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और चीन को एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। दरअसल अमेरिकी सरकार ने भारत से आने वाले कई सामानों पर 50% तक का टैक्स लगा दिया है और आगे और भी बढ़ाने की धमकी दी है। इस पर चीन ने साफ कहा, हम इसका सख्त विरोध करते हैं। अगर चुप्पी साध ली जाए तो दबंग और हिम्मतवर हो जाता है। चीन इस मामले में भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। चीन के राजदूत ने जोर देकर कहा कि भारत और चीन की साझेदारी सिर्फ दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे एशिया और दुनिया के लिए भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े दो पड़ोसी देशों के लिए एकता और सहयोग ही आगे बढ़ने का रास्ता है। भारत और चीन की दोस्ती पूरे एशिया के लिए फायदेमंद है। दोनों मिलकर एशिया की अर्थव्यवस्था के लिए डबल इंजन की तरह हैं। भारत चीन की एकता से पूरी दुनिया को फायदा होगा। भारत और चीन की जिम्मेदारी है कि वो दुनिया में बराबरी और संतुलन वाला बहुध्रुवीय सिस्टम बनाने में आगे बढ़कर नेतृत्व करें। 2019 में किसानों, छोटे कारोबार और घरेलू उद्योग की चिंता में भारत दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड पार्टनरशिप RCEP से बाहर हो गया था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। RCEP एशिया के देशों का सबसे बड़ा व्यापारिक समझौता है जिससे आपका व्यापार आसान और सस्ता हो जाता है। RCEP दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक समूह है जिसमें 15 देश शामिल हैं और ये 2025 में वैश्विक GDP का 32% हिस्सा रखता है। अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार तनाव और चीन से रिश्तों में नरमी के बीच भारत दोबारा इस समूह से जुड़ने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने आंतरिक चर्चा शुरू कर दी है और असर का आकलन करने की जिम्मेदारी RIS नामक संस्था को दी गई है। चीन ने हाल ही में भारत पर लगे कुछ निर्यात प्रतिबंध हटाए हैं और निवेश नियमों में ढील की बात हो रही है। PM मोदी जल्द ही चीन जाकर SCO समिट में हिस्सा लेने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना UBT के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को फोन किया और NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार CP राधाकृष्णन के लिए समर्थन मांगा। ये जानकारी गुरुवार को पार्टी नेता संजय राउत ने दी। भाजपा नेतृत्व वाले NDA ने महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज B सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। संसद के मानसून सत्र 2025 का अंतिम दिन गुरुवार 21 अगस्त को बेहद हंगामेदार रहा। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने वोट चोर, गद्दी छोड़ और तड़ी पार गो बैक जैसे नारों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। ये नारेबाजी विशेष रूप से तब चर्चा में आई जब प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में मौजूद थे। विपक्ष का यह प्रदर्शन बिहार में वोटर लिस्ट के SIR और वोट चोरी के मुद्दे को लेकर था, जिसे लेकर विपक्ष लंबे समय से सरकार पर हमलावर है। वोट चोरी, गद्दी छोड़ विपक्ष नारे तो काफी समय से लगा रहा है, लेकिन PM मोदी के सामने ये पहली बार हुआ है और अमित शाह को लेकर तड़ी पार गो बैक जैसे नारे। लोकसभा स्थगित होने के बाद स्पीकर ने चाय मीटिंग रखी। हालांकि इसमें राहुल गांधी शामिल नहीं हुए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ही नहीं, विपक्ष का कोई नेता शामिल नहीं हुआ। वहीं इस चाय पार्टी में PM मोदी ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई युवा नेता बेहद प्रतिभाशाली हैं, हालांकि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता है।
पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस में कई योग्य युवा नेता हैं, इनसे राहुल गांधी घबराए हुए हैं। कांग्रेस में युवा नेताओं को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर युवा नेताओं की अनदेखी का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि मानसून सत्र सरकार और देश के लिए फायदेमंद रहा, लेकिन विपक्ष के लिए नुकसानदेह रहा। रिजिजू का आरोप है कि विपक्षी सांसदों को बोलने का मौका उनके ही नेताओं ने छीन लिया। जरूरी बिलों पर चर्चा से भी विपक्ष ने किनारा किया। हालांकि अब लोकसभा और राज्यसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अखिलेश यादव भी अब चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। वो 28 अगस्त को सीतामढ़ी में इंडिया गठबंधन की मतदाता अधिकार यात्रा में होंगे शामिल। अखिलेश के साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी मंच पर रहेंगे। कांग्रेस का दावा है कि अखिलेश की मौजूदगी से आंदोलन और मजबूत होगा। इसका उद्देश्य चुनाव आयोग पर दबाव और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना बताया जा रहा है। चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR में करीब 65 लाख वोटर्स के नाम हटाए गए। इनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है, खासकर 40 साल से कम उम्र में। सबसे बड़ा अंतर स्थायी रूप से शिफ्टेड कैटेगरी में दिखा, जहां 62% महिलाएं और 38% पुरुष बाहर किए गए। 18 से 29 और 30 से 49 साल की उम्र वाली महिलाओं का नाम कटने की दर पुरुषों से कई गुना ज्यादा रही। अनुमान है ये ज्यादातर शादी के बाद राज्य से बाहर जाने वाली महिलाएं हो सकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जिन GST स्लैब यानी टैक्स में कटौती की घोषणा लाल किले से की थी, उस पर मंत्रियों के पैनल ने मुहर लगा दी है। मंत्रियों के समूह यानी GOM ने केंद्र के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसमें मौजूदा 12% और 28% GST स्लैब को खत्म करने और इसे 2 स्लैब यानी 5% और 18% में बदलने की बात कही गई है। इसका सीधा मतलब है कि 12% और 28% GST स्लैब में आने वाले सामानों को अब 5% और 18% स्लैब में डाल दिया जाएगा। इसमें कई सामानों के दाम कम होने के आसार हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा गया है कि कौन से सामान को किस स्लैब में डाला जाएगा। पीएम मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर नया विवाद छिड़ा हुआ है। एक्स प्लेटफॉर्म पर कुछ सरकार समर्थक हैंडल सवाल उठा रहे हैं कि क्या मोदी जी को धोखा दिया गया है। क्या ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF ने भारत की कूटनीति को नुकसान पहुंचाया है। निशाने पर हैं विदेश मंत्री S जयशंकर के बेटे ध्रुव जयशंकर और ORF के अध्यक्ष समीर सरन। आरोप है कि अंबानी के रिलायंस द्वारा फंडेड ये थिंक टैंक सरकार की नीतियों के खिलाफ काम कर रहा है और विदेश नीति पे दखल दे रहा है। पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने इसे लेकर लिखा कि बीजेपी की IT सेल के हैंडल्स क्यों मुकेश अंबानी के फंडेड ORF पर हमला कर रहे हैं और इसे PM कार्यालय के खिलाफ काम करने वाला बता रहे हैं। क्या ये सरकार के भीतर दरार का संकेत है। रोहन दुआ नाम के यूजर ने दावा किया है ये थिंक टैंक कई बड़े देशों के साथ भारत की विदेश नीति को प्रभावित कर रहा है और इसके चलते सिस्टम के भीतर तनाव बढ़ा हुआ है। वहीं मोहम्मद जुबैर ने इस पर बीजेपी की IT सेल पर तंज कसा। देश के 111 से ज्यादा रिटायर्ड IAS, IFS और IPS अफसरों ने प्रधानमंत्री मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं। एक खुले पत्र में अफसरों ने कहा है कि गजा संकट पर भारत की प्रतिक्रिया कमजोर, अस्पष्ट और निराशाजनक रही है। उन्होंने गजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई को नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध बताया। अफसरों ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार एक तरफ फिलिस्तीन का समर्थन करने की बात करती है जबकि दूसरी तरफ इजरायल को हथियार और ड्रोन सप्लाई करके नरसंहार में मदद कर रही है। कांग्रेस ने इजरायल की कार्रवाई पर निंदा की है और मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि इजरायल गजा सिटी पर कब्जा करने के लिए सैन्य कार्रवाई शुरू कर चुका है। वेस्ट बैंक में नए सेटलमेंट बनाने की योजना घोषित हुई है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार इजरायल की गलत कार्रवाइयों पर चुप क्यों है। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में मिसाइलों और ड्रोन से दोबारा हमले किए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा है कि रात भर रूस ने पश्चिमी यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए हैं। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक हाल के हफ्तों में ये यूक्रेन पर रूस की सबसे भारी बमबारी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.